स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत छिंदवाड़ा से बड़ी खबर के साथ। एसडीएम के मुंह पर स्याही लगाने के मामले में कांग्रेस नेता बंटी पटेल, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी समेत 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और रासुका के लिए पुराने रिकॉर्ड भी पुलिस खंगालने में जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी ये कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम के मुंह पर स्याही लगाने का ये पूरा मामला है। छिंदवाड़ा में एसडीएम के मुंह पर कालिक पोती थी, स्याही लगा दी थी और इस मामले में कांग्रेस के नेता बंटी पटेल, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी और 22 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और रासुका के लिए इन पर रासुका की कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे में इसके लिए पुराने रिकॉर्ड भी पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से, उनसे बात करते हैं। राजेश, ये मामला जिसमें स्याही पोत दी थी, अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। ये बिल्कुल देखिए, बंटी पटेल कांग्रेस के जो युवा नेता है उनके अलावा पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी और तमाम 22 नेताओं पर मामले दर्ज किए गए जो मौके पर मौजूद थे। इस दौरान जो एसडीएम के मुंह पर कालिक पोती गई थी, इसके बाद से प्रशासन एक्टिव हुआ, हरकत में आया और पुलिस ने देर रात वीडियो के फुटेज खंगाले और उसके आधार पर इन नेताओं पर कार्रवाई की। पुलिस सूत्रों के अनुसार जो रासुका की कार्रवाई है वो बंटी पटेल पर की जा सकती है। इसको लेकर रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तरीके से ये बात तय नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड जरूर खंगाले जा रहे हैं। जी पुनीत जी, और ये 22 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है, इनकी सबकी पहचान हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये वीडियो फुटेज पुलिस ने और प्रशासनिक अफसरों ने मंगवाया था, क्योंकि तमाम मीडिया मौजूद थी और पुलिस के अपने वीडियोग्राफर भी मौजूद थे और उसी आधार पर पहचान हुई है और उन पहचान के आधार पर इन पर कार्रवाई की गई है। तमाम नेता, कांग्रेस नेताओं के नाम इसमें आए हुए हैं और उन्हीं नेताओं पर कार्रवाई की गई है। जी शुक्रिया राजेश आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करेंगे। मंत्री इमरती देवी के कलेक्टरों को लेकर दिए गए बयान पर चुनाव आयोग ने जवाब मांग लिया है। चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है सामान्य प्रशासन विभाग से और कलेक्टर से। इस मामले में दोनों से जवाब तलब किया गया है। आपको बताएं कि मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सामने आया था। इसमें इमरती देवी ने कहा कि सरकार और सत्ता के कहने पर कलेक्टर चुनाव जिता देते हैं। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और कार्रवाई की मांग की गई थी। आइए आपको अब सुनवा रहे हैं मंत्री इमरती देवी ने बयान क्या दिया था, ध्यान से सुनिए। सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है बस इतनी कहीं तो सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ, हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है, बस इतनी कहीं तो सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ, हम जानते हैं, सब जानते हैं। सरकार का इतना बहुमत है कि कलेक्टर से कह दें कि जो सीट हमें चाहिए तो वो सीट हमें मिल जाती है। ये कह रही हैं मंत्री इमरती देवी। ये बयान इनका सामने आया था और इस पर अब सामान्य प्रशासन विभाग के साथ ही कलेक्टर से जवाब मांगा गया है। तो इमरती देवी ने कलेक्टर के द्वारा चुनाव जिताने की बात कह दी थी और इस पर अब जवाब तलब किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग और कलेक्टर दोनों से जवाब मांगा गया है। चुनाव जिताने की बात कह डाली थी और इसको लेकर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे और
इसकी शिकायत तक चुनाव आयोग में कर दी थी कि ये किस प्रकार का ये बयान दिया जा रहा है। क्या कलेक्टर सीट जितवाते हैं कि मतदाता चुनाव करते हैं? कलेक्टर का काम चुनाव कराना है, लेकिन क्या सीट जिता के दे सकते हैं? ये सवाल उठने लगे थे और इसी बयान पर आपत्ति कांग्रेस की तरफ से ली गई थी और शिकायत की गई थी चुनाव आयोग को। अब इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग से लेकर कलेक्टर से भी जवाब मांगा गया है। तो मंत्री इमरती देवी का यह बयान, जिस पर खूब सवाल उठे थे और फिर बाद में गोलमोल जवाब दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत कर दी थी। अब ईसी एक्शन में आया, इलेक्शन कमीशन एक्शन में आया, जवाब मांगा गया है सामान्य प्रशासन विभाग और साथ ही कलेक्टर से भी। सुनवाते हैं आपको एक बार फिर से इमरती देवी ने क्या कहा था जिस पर कांग्रेस ने शिकायत की थी। सुनवा रहे हैं, फिर से आपको सुनवाते। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है बस इतने कैसे सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ, हम जानते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, ये बयान आया, इस पर अब इलेक्शन कमीशन ने सामान्य प्रशासन विभाग और कलेक्टर से जवाब भी मांग लिया है, क्या कहेंगे? अच्छा है, लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे, चुनाव पद्धति प्रक्रिया के बारे में, निर्वाचन आयोग की भूमिका के बारे में आस्था बनी रहे, इसलिए ये तमाम प्रकार के नोटिस का जवाब या ज्ञापन पर प्रतिक्रिया होना अच्छा है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन कलेक्टर से अगर चुनाव को मैनिपुलेट कर रहे होते तो आजकल कलेक्टर ही देवता हुआ करते, कलेक्टर ही महान हुआ करते, कोई मंत्री मुख्यमंत्री थोड़ा होता, कोई जनता थोड़ी होती। तो कलेक्टर्स की पूजा करते लोग कि यही चुनाव जिताते हैं और यही हराते हैं। और अगर यही करा सकते होते तो 15 साल से चली सरकार 2-5 सीटों से हम पीछे क्यों रह जाते? सरकार में हम नहीं होते अगर हम ऐसा कराने की नियत रख रहे होते या करा सकते होते या कर रहे होते या कलेक्टर कर पाते होते। तो मुझे लगता है फिजूल का इस प्रकार का आरोप मंत्री इमरती देवी को ये बात नहीं समझा पा रही है बीजेपी क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्लियर है और मंत्री जी को भी स्पष्टता इस बात की है। बाकी चुनाव में क्या मुद्दे उठते हैं, क्या भाषण होते हैं, उन सबके मद्देनजर आप भी भली भांति जानते हैं। नहीं, लेकिन रजनीश जी, सवाल जैसे आपने कहा कि ऐसा होता तो ये सारी चीजें होती, लेकिन इमरती देवी के बयान से फिर क्या लग रहा है? बात ये, या तो ये मान लिया जाए कि जुबान फिसल गई उनकी। देखिए, मैंने कहा आपसे पुनीत जी, आप भी भली भांति जानते हैं, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा चर्चा का कारण नहीं है। कई बार कई बातें होती हैं, कई दिनों में इमरती देवी जी के बयानों पर भी हम और आप चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर चर्चा करने का कोई महत्व नहीं है, लेकिन कलेक्टर्स की भूमिका, निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध कतई नहीं है, किसी भी तौर पर नहीं है रजनीश जी। लेकिन बिल्कुल सही बात है, लेकिन रजनीश जी सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जब ये ऐसी बातें सामने आती हैं कांग्रेस आपत्ति लेती है, कांग्रेस ने आपत्ति ली भी है और इस मामले में जवाब भी मांगा गया। कुणाल चौधरी साहब, रजनीश जी आप हमारे साथ बने रहिए, कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, ये इमरती देवी का बयान सामने आया, सबने सुना, कलेक्टर साहब चुनाव जिता दे अगर बोल दिया जाए तो, अब जवाब मांगा गया सामान्य प्रशासन विभाग और कलेक्टर से। देखिए, जवाब तो मांगना ही चाहिए, क्योंकि जवाब क्या, ऐसे मंत्रियों को पहले स्पष्ट रूप से हटाना चाहिए। चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन्हें मंत्री बनाया गया है। आज वो लोग ये जो लोग जनप्रतिनिधि नहीं है, वो 14 लोग इसलिए मंत्री बने हुए क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। इसके दोहरे नुकसान है, एक तो लोकतंत्र को खतरा है, दूसरा प्रदेश के अंदर विकास की जो चीजें होना चाहिए कि आज मंत्री का काम सिर्फ कैसे विधानसभा जीत जाऊं, कैसे लोगों को मैं डरा दूं कि मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगी, कैसे मैं डरा दूं कि मेरे को तुम नहीं दोगे वोट तो मैं कलेक्टरों को मैनेज करके, एसपीओ को मैनेज करके वोट ले लूंगी। सिर्फ लोकतंत्र को कत्ल करने के लिए कुणाल साहब, एक चीज इसमें आपसे एक चीज मैं सवाल साथ में जोड़ रहा हूं कि क्या लगता है कांग्रेस को कि ऐसा हो सकता है कि कलेक्टर चुनाव जिता देते हैं? कांग्रेस भी इस बात को मानने लग गई क्या?
देखिए धन बल बाहुबल और कहीं ना कहीं कलेक्टर थोड़ा बहुत मार्जिन करते होंगे। इस बीजेपी के लिए हमेशा जो मंत्री, जवाबदार मंत्री ये बात कर रही है जो ये पर ये गलत फहमी में, क्योंकि जनता इनकी जमानत जब्त करने वाली है, तो जमानत जब्तियों को कोई भी नहीं जिता सकता किसी भी परिस्थितियों के अंदर। ये 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। पर स्पष्ट है कि क्यों इस प्रकार की मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की स्थिति पैदा करी जा रही है। क्या भारतीय जनता में सही लोग नहीं है जिनको कहीं ना कहीं मंत्री बनाया जा सके, जो अपने जीवन भर बीजेपी के लिए असत्य बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। ठीक है रजनीश जी आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप सुन रहे हैं। ये जब ऐसे बयान आते हैं तो फिर ऐसे आरोप लगने लग जाते हैं, ये ऐसे सवाल उठने लग जाते हैं, विपक्ष को एक मौका मिल जाता है। देखिए विपक्ष को मौका कांग्रेस के नाते मिल जाता है। कांग्रेस का चाल चरित्र भारत की जनता या मध्य प्रदेश की जनता जानती है। ये जब लोकतंत्र करते हैं ना जी, तो ऐसा लगता है शैतान बाइबल पढ़ रहा हो, बाइबल पर प्रवचन कर रहा हो। तो ये जनता मध्य प्रदेश की बहुत अच्छे से पहचानती है इनकी चाल चरित्र, चेहरा को, इनकी हरकतों को, करतूतों को, 15 महीने के कुशासन को, अराजकता को। मुझे लगता है लोकतंत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर विपक्ष के पास में मुद्दे नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को भी किसी प्रकार से भी आरोप लगाना शुरू कर दें। संवैधानिक संस्थाओं को बने रहना चाहिए भैया, और उस पर आस्था जनता की है, वो आस्था भी बनी रहना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली रजनीश जी कि जनता की आस्था है और वो बनी रहना चाहिए, और ये इस बात को मंत्री को समझना चाहिए, जरूरत है इस बात की कि उनको समझ में आना चाहिए बजाय इस प्रकार के बयान देने के। अब देखना होगा ये जो जवाब मांगा गया क्या इसमें आगे होता है। शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर का रुख करते हैं। कमलनाथ ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं, दूसरा दिन है। पहले दिन कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था, लोगों की भीड़ इसमें उमड़ी। सेंट्रल पार्क में आज मीडिया से वो चर्चा करने वाले हैं। बताया यह गया कि सुबह 10 बजे का वक्त तय है कमलनाथ का, जो मीडिया से वे चर्चा करेंगे। 10 बजे का वक्त हो चुका है, जानकारी लेंगे कि क्या वे मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ आज उनकी बैठक भी होनी है, चुनावी रणनीति पर वे मंथन भी करने वाले हैं, और इसके बाद उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी पहले से तय है कि वहां जाकर भी वे मंथन करेंगे टिकटों को लेकर, क्योंकि 15 सीटों के टिकट पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। लेकिन 12 सीटें या कह लें 13, क्योंकि 28 पर होगा 27 पर होगा, ये अभी तय नहीं है चुनाव, लेकिन 28 सीटें खाली हो चुकी हैं। तो बाकी सीटों पर उम्मीदवार किसे बनाया जाए इसको लेकर दिल्ली में वे मंथन भी करने वाले हैं, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि 2-3 दिन में उसके बाद लिस्ट भी आ जाएगी। और खबर गुना से है, जहां पर सरे बाजार युवक को पीटा गया है। महिला ने चप्पलों से जमकर धुनाई की है। मोटरसाइकिल से महिला को टक्कर लग गई थी और टक्कर के बाद महिला ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। सिटी कोतवाली के सदर बाजार का ये पूरा मामला है। टक्कर लग गई थी या टक्कर मारी गई थी, इस बात की जानकारी लेते हैं। विकास हमारे सहयोगी गुना से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। विकास, ये महिला चप्पलों से पीटने लग गई, इस युवक को टक्कर मारी गई थी या टक्कर लगने के बाद महिला इतनी नाराज हो गई कि पीटना शुरू कर दिया? पुनीत, इस वायरल वीडियो में जो देखने को मिल रहा है उसमें महिला द्वारा जो चप्पलों से पिटाई की जा रही है युवक की, इसमें पता जो पड़ा है अभी तक युवक ने जानबूझकर टक्कर मारी थी, ऐसी बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। उसी से आक्रोशित होकर महिला ने उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। लेकिन बीच बाजार इस नजारे को देखने के लिए कई लोग जुट भी गए थे और लोगों ने अपने मोबाइल से इस पूरे वाकये को शूट भी किया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इसमें युवक की गलती मानी जा रही है। प्राइमा फेसी युवक ने टक्कर मारी, लेकिन ये पूरे मामले में जो महिला बताई जा रही है वो सरकारी कर्मचारी है, कलेक्ट्रेट में भ्रष्ट के पद पर पदस्वी है। लेकिन फिलहाल अभी किसी प्रकार में शिकवे शिकायत यहाँ पर थाने या कहीं और स्थान पर नहीं किए गए हैं। पूरा मामला नहीं रफा दफा हो गया है, लेकिन युवक की यहाँ पर अच्छी खासी धुनाई देखने को मिली। शुक्रिया आपका इस जानकारी की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शव के पोस्टमार्टम में देरी के मामले की जांच पूरी हो चुकी है और अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अस्पताल में लापरवाही बरतने वाले 4 वार्ड बॉय को भी निलंबित कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर और आरक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और DIG को इसके लिए पत्र लिखा गया था। MY अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम में
देरी हो गई थी और शव स्ट्रेचर पर पड़े पड़े कंकाल में तब्दील हो गया था। पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया था। युवक का ये शव था और इस मामले में बड़ी और गंभीर लापरवाही सामने आई। विकास हमारे सहयोगी इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विकास, बेहद गंभीर ये मामला था, गंभीर लापरवाही इसमें बरती गई और इस मामले को हमने उठाया भी था, दिखाया था कि कितने स्तर पर यह लापरवाही, और अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल पुनीत, अगर बात की जाए तो वाकई में बेहद चौंकाने वाला मामला था, गंभीर लापरवाही का मामला था। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शव के साथ इस तरह की दुर्दशा देखने को मिली थी कि सबका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लगभग 7 दिन तक शव स्ट्रेचर पर ही पड़ा रहा, 7 या 10 दिन तक स्ट्रेचर पर पड़ा रहा। उसके बाद वो कंकाल में तब्दील हो गया। हालांकि जब मीडिया ने हस्तक्षेप किया उसके बाद जो लापरवाह जो प्रबंधन था वो जागा और हरकत में आया और उसके बाद कहीं ना कहीं मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। हालांकि 3 दिन बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद इंदौर कमिश्नर ने मामले में कार्यवाही करते हुए MIH हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं उनके शोकॉज नोटिस जारी किया PS ठाकुर को। इसके साथ साथ में 4 वार्ड बॉय को निलंबित किया है। वहीं पदस्थ एक डॉक्टर की 2 वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। इसके साथ में इंदौर कमिश्नर ने DIG इंदौर को पत्र लिखकर 2 पुलिसकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई थी, उन पर भी लापरवाही के आरोप लगे थे। लिहाजा पत्र मिलते ही इंदौर DIG ने सब इंस्पेक्टर मनीष गुर्जर को भी निलंबित कर दिया। तो कुल मिला के प्रारंभिक तौर पर ये लोग जो है दोषी पाए गए थे, लापरवाह पाए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो सबसे बड़े ऊंचे पद पर बैठा है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उसकी होती है, उसे पता होना चाहिए कि आखिर उसके विभाग में, उसके अस्पताल में किस तरह की चूक हो रही है, क्या कमी हो रही है। लिहाजा उस पर एक बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अधीक्षक को फिलहाल कहीं ना कहीं शोकॉज नोटिस जारी किया गया। माना गया है कि उनकी गंभीर लापरवाही नहीं थी, उनकी जानकारी में विषय नहीं था, लिहाजा उन्हें कहीं ना कहीं उन पर ढिलाई बरती गई है। हालांकि इसके साथ पूरे मामले मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है, तो अब देखना होगा कि रिपोर्ट मिलने के बाद क्या कार्रवाई मानवाधिकार आयोग की तरफ से की जाती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विकास। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बौखलाहट में चीन की सेना की एक नई करतूत सामने आई है। पेट्रोलिंग में बाधा डालने की कोशिश अब चीनी सेना करने लगी है। तो देखिए बौखलाहट किस स्तर पर हो गई कि पेट्रोलिंग में बाधा डालने की कोशिश सेना की तरफ से, चीनी सेना की तरफ से की जा रही है। भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में बाधा डालने की यह कोशिश है। 10 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग में यह बाधा डाली जा रही है। डेपसांग, गलवान, गोगरा के 10 पॉइंट्स हैं और भारत की कार्रवाई से चीन बौखला गया है और बौखलाहट में बाधा डालने की कोशिश, पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो चीन की सेना किस तरीके नए नए हथकंडे अपना रही है और एक नई करतूत सामने आई है। पेट्रोलिंग में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में बाधा डालने की कोशिश 10 पेट्रोलिंग पॉइंट पर की जा रही है। डेपसांग, गलवान, गोगरा के 10 पॉइंट हैं। भारत की कार्रवाई से चीन बौखलाया हुआ है। राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आज से नगर निगम क्षेत्र को अनलॉक किया गया। आज से निगम क्षेत्र की सभी दुकानें खुलेंगी। सुबह 6 से रात 9 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। 2 सप्ताह लॉकडाउन के बाद कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। इधर दुर्ग जिले में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 378 कोरोना के मरीज दुर्ग में सामने आए। 7 कोरोना संक्रमितों की दुर्ग में मौत भी हो गई। जिले में कोरोना के 8000 मामले पहुंच चुके। तो दुर्ग उन जिलों में है जहां पर कोरोना की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है। छत्तीसगढ़ के उन जिलों में दुर्ग भी शामिल और बड़ी संख्या में मरीज, 378 मरीज 24 घंटे में मिले। और चलिए बात करते हैं दुर्गा उत्सव की। इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है और जो गाइडलाइन जारी की गई है इससे मूर्तिकार जो हैं वो नाखुश हैं। मूर्तिकारों को पहले ही ऑर्डर, महीने भर पहले ही ऑर्डर मिल चुका है। सरकार की तरफ से ये तय किया गया है कि 6 फीट से ज़्यादा ऊंचाई की प्रतिमाओं को नहीं रखा जाएगा। अब समस्या ये है कि काफ़ी दिनों पहले से ही ये मूर्तिकार मूर्तियों को बनाने में जुट जाते हैं और अब तो ये अंतिम रूप में देने की स्थिति में होती हैं। लेकिन 6 फीट से ज़्यादा की बड़ी प्रतिमा का ऑर्डर पहले ही मिल चुका है। 65% से ज़्यादा प्रतिमाओं को बनाने का काम भी पूरा हो चुका है।
दुर्गा उत्सव को लेकर के प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि 6 फीट से ज्यादा अधिक की प्रतिमा ना हो और जो टेंट लगेंगे वो भी 10 बाई 10 के हों। इस पर मूर्तिकारों का क्या कहना है, किस तरह इस आदेश को वो ले रहे हैं, कितने हित में है उनके, जानने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं। आप बताइए कि ये जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके बाद लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है, जो समितियां हैं उससे किस तरीके के ऑर्डर आ रहे हैं? सर कल ही गाइडलाइन आई है कि 6 फीट से बड़ी नहीं होंगी, लेकिन सर पार्टियां जो आ रही हैं, मूर्ति वाले जो स्थापना करते हैं वो लोग आ रहे हैं, बोल रहे हम तो छोटी नहीं बैठाएंगे, बड़ी मूर्ति बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे हम दूसरी जगह बनवा लेंगे। काफी पार्टियां आ रही, सब 8 फीट 10 फीट 12 फीट तक बनवा रहे हैं। इसकी तैयारियां तो काफी पहले से हो जाती हैं और मिनिमम गणेश जी से बहुत ज्यादा काम होता है दुर्गा जी में, तो ज्यादातर हम लोग गणेश जी में ही दुर्गा जी का काम 50% कर लेते हैं। अब ये मैंने घास कसा है, कम से कम 4 दिन लगते हैं मुझे घास बांधने में, तो सर अब माता जी का रूप आ गया इसमें। अब सरकार बोल रही 6 फीट, ये मूर्ति मेरी 8 फीट की, अब मैं कहाँ से इसको यहाँ से काटूंगा या पैरों से काट दूंगा? सर मैं इसका पाप का भागीदार मैं नहीं बनूंगा। सरकार ने वैसे हमारे साथ बहुत वैसी करा, गणेश जी बोले बनाइए, फिर गणेश जी के लिए रोक दिया। आज मेरे गणेश जी कम से कम 125 गणेश जी धूल खा रहे हैं, कचरा मिट्टी में पड़े हुए मेरे गणेश जी, तो इसका पाप का भागीदार मैं ही हो रहा हूँ। सर सरकार को क्या बताए, एसी में बैठे हैं सर, क्या करें? पिछले साल और अब जब कोरोना आ गया है, इस साल में कितना बदलाव हुआ है, आपके व्यापार पर कितना असर पड़ा है? सर हम लोग तो खत्म पे ही हैं, गणेश जी में पूरा मिट गए हम लोग। 4.5 करीब लाख का हमारा नुकसान हुआ है वहाँ पे, और वहाँ से हमने जो पैसा आता था दुर्गा में लगाते थे। आज हम दुर्गा जी कैसे बना रहे हैं सर, कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो हम ही जानते हैं सर। पिछले साल से हाइट भी घट गई होंगी? हाइट के सर गणेश जी तो हमने 2.5-3 फीट का बैठाया था, वो भी नहीं बैठने दिया। दुर्गा जी 8 फीट 10 फीट की बना रहे हैं, उसमें भी बोल रहे हैं कि गाइडलाइन ये होगी वो होगी। दुर्गा जी पहले हम 20-20 फीट की बनवाते थे, अब काली जी का विशाल रूप रहता, कोई भी 20 फीट से 15 फीट से छोटी नहीं बनाता है, लेकिन पार्टी करी हम तो 10 फीट से फिर भी छोटी नहीं बनवाएंगे। तो आज में 8-10 मूर्ति है मेरे पास में, तो 10 फीट 8 फीट में बनवा रहे हैं सर। अब वो कहते हैं आप नहीं बनाओ दूसरी जगह बनवाएंगे, लेकिन बनाना तो आपको पड़ेगा। यानी कोरोना काल से पहले जो मूर्तियां 15 से 20 फीट की बनती थी, अब वो धीरे धीरे कम हो गई हैं और लोग 10 से 12 फीट पर आ गए हैं। ऐसे में जब प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है तो मूर्तिकारों को कहीं ना कहीं अब टेंशन हो गई है इस बात की कि कैसे गाइडलाइन का पालन होगा और किस तरीके से वो मूर्तियां सप्लाई करेंगे। जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है, समितियां भी अड़ी हुई हैं कि वो जो मूर्तियां बनवाएंगी वो 10 से फीट की तो जरूर होगी, 8 से 10 फीट मान सकते हैं। ऐसे में अब क्या होगा, आगे का प्रशासन का निर्णय, किस तरह इस समस्या का हल निकलेगा, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल।